हेलो गाइस, मेरा नाम गोविंद है। आज मैं आपको कंबोडिया में जो स्कैम और फ्रॉड चल रहा है उसके उदाहरण मैं खुद ही हूँ। मैं आपको आज वो पूरी डिटेल के साथ में बताऊँगा। आज ये वीडियो लंबी होने वाली है। तो मेरा एक दोस्त था, उसके थ्रू दूसरे दोस्त को वो जानता था, उसके दोस्त को उसके थ्रू उसके कोई रिलेटिव में एक बंदा पोलैंड गया था। तो मैंने भी सोचा चलो एक बंदा ऑलरेडी गया और फीडबैक है, तो ऐसे करके मैंने बड़ौदा के एक एजेंट मनीष राठौड़ उर्फ विजय राठौड़ से काम लिया था कंबोडिया वर्क परमिट के नाम पे। उसकी पोस्ट भी मैंने देखी थी। तो पहले मैं इंटरनेशनल ओवरसीज लिंक करके ऑफिस पे गया था। उसकी ऑफिस का ऑनर लक्ष्मण भाई है और मनीष वहाँ पे भी काम करता था और उसका रियल नाम विजय राठौड़ है। तो मनीष राठौड़ ने मेरे से पासपोर्ट मांगा और उसके कुछ सर्विस चार्ज शायद 2,20,000 समथिंग कुछ सर्विस चार्ज था। और उसके बाद में मैंने पासपोर्ट, मुझे लगा 15-20 दिन हो चुके थे, वीज़ा कुछ काम नहीं हो रहा था। विजिट टू वर्क था, वियतनाम विजिट टू कंबोडिया जाके वहाँ पे काम करना है। तो काम नहीं हुआ 15-20 दिन के बाद में। तो मैं वापस पासपोर्ट लेने के लिए गया और पासपोर्ट लेने के बाद में वापस आया और उसने मुझे वापस फोर्स किया, मनीष राठौड़ ने, कि भाई ऐसा कुछ वीज़ा आया है कंबोडिया का मेरे पास है और एजेंट फटाफट काम करवा देगा, 15-20 दिन में काम हो जाएगा। उसकी पूरी डिटेल्स उसमें थी। कंबोडिया में जॉब, डेटा एंट्री की जॉब, जिसमें 800 से 1000 यूएसडी डॉलर सैलरी थी। खाने पीने का रहना सब फ्री था। और मुझे कुछ वीडियो भी उसने भेजे थे जहाँ पे बंदे बोल रहे थे कि यहाँ पे सब कुछ सही है और काम काज सब सही है। तो ऐसा देख के मैं उनकी बातों में आ गया था और बड़ौदा में मैं गया था मनीष राठौड़ के पास। उसकी वो वहीं पे रहता है और वहाँ पे एक ऑफिस थी एचआर इंटरनेशनल। जो वहाँ पे दो बंदे थे, हुसैन राणा और खालिद खान, जिसका केडी खान उसका नाम था, उर्फ केडी खान, खालिद खान। तो वो बंदे मेरे से, मैंने उनको पूछा सब काम क्या है, क्या कैसा है, सब पूरी डिटेल दी कि भाई वहाँ पे डेटा एंट्री, मतलब कुछ बैंक वगैरह में, बैंक की जो कॉल सेंटर्स होती है उसमें काम करना है और 800 से 1000 यूएसडी सैलरी रहेगी। टाइपिंग स्पीड अच्छी है तो नो इश्यू, 25 से ऊपर होनी चाहिए और खाना पीना सब वगैरह फ्री है। तो ऐसा करके मैं उनको पासपोर्ट दे के आया था। और वापस मेरे घर पे आने के बाद में उसको फिर बार बार मुझे प्रेशर करने लगा कि आपको 30,000 एडवांस देना पड़ेगा। उन्होंने पहले ही ऑफिस में बोल दिया कि 30,000 एडवांस देना पड़ेगा, बट उस टाइम मेरे पास पैसे नहीं थे। तो 2-3 दिन हो गए थे और वो मुझे बार बार कॉल कर रहे थे कि भाई 30,000 देना है। तो फिर मैंने बोला चलो भाई जाना तो है ही है। तो फिर मैंने 30,000 दे दिए, ऑनलाइन पेमेंट किया। और उसके बाद में थोड़े दिन में, 10-15 दिन में, विजिट टू वर्क था, वियतनाम विजिट टू कंबोडिया वर्क। तो मैं वियतनाम का, मुझे उन लोगों ने विजिट वीज़ा दिया। तो उसके बाद में थोड़े दिन के बाद में उन्होंने फ़्लाइट टिकट भी करवा दी थी और मैंने कुल टोटल उसका सर्विस चार्ज था 1,70,000 समथिंग। तो इतना पेमेंट मैंने कर दिया था उसको। जो बाकी का रिमेनिंग अमाउंट थी कुछ 1,40,000 समथिंग, तो वो मैंने कर दिया था ऑनलाइन। मतलब कि 1 लाख ही किया था, बाकी के जो 40,000 थे वो मैंने कैश में यूएसडी में कन्वर्ट करा के, मैं आपको स्टोरी बताऊंगा आगे स्टेप बाय स्टेप। उन्होंने बोला था कि आगे उनका कोलकाता में कोई फॉरेक्स वाला कोई स्टोर है वहाँ पे, जो यूएसडी में पैसे को यूएसडी में कन्वर्ट करके देगा आपको। उसमें कुछ $600 समथिंग थे। तो ऐसे करके मेरी, पहले तो मैं घर से उनको उनको मैंने, उन्होंने मेरे को टिकट दी थी कोलकाता से वियतनाम की, होचिमिन सिटी की। तो यहाँ से मैं कोलकाता गया और ट्रेन पकड़ के फिर वहाँ पे होचिमिन सिटी की मतलब फ़्लाइट थी मेरी कोलकाता से। तो वहाँ पे मैं गुरुद्वारा में रुका था 3 दिन और उसके बाद में मुझे
फॉरेक्स वाले का फ़ोन आया था, उन्होंने केडी खान ने मुझे कांटेक्ट किया। सब पूरी जिम्मेदारी केडी खान ही उठा रहा था, बीच में दो तो प्यादे थे। और ये भी इनको सब पता था, तीनों एजेंटों को पता था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। मेरे को कुछ पता नहीं था वहाँ पे आगे जाने क्या होने वाला। तो कोलकाता में जब मेरी फ़्लाइट हुई होचिमिन की, वहाँ उतर के मुझे एक फ़ोटो दिखाई गई कि वियतनामी बंदा टैक्सी ड्राइवर आपको लेने आएगा। मेरे साथ में एक और बंदा था, राजू गुप्ता करके। और जब मुझे वो कोलकाता एयरपोर्ट पे मिला, होचिमिन सिटी उतरने के बाद में हम दोनों टैक्सी में बैठ गए। वियतनाम जो ड्राइवर था उसकी फ़ोटो दिखा के हम बैठ गए। उन्होंने उसने भी मेरे हम दोनों की फ़ोटो दिखाई। फिर बाद में और मैं कोलकाता से फॉरेक्स स्टोर से ऑलरेडी $600 ले चुका था, जो केडी खान के मुताबिक मुझे बताया गया था। और होचिमिन उतरने के बाद में जब उसने मुझे रिसीव किया, वियतनाम के ड्राइवर ने, तो वो मुझे ले गया पेनम पेन सिटी, मतलब वियतनाम की बॉर्डर को पार करके, होई एन से बॉर्डर पार करके वो पेनम पेन सिटी ले गया। वहाँ पे कंबोडिया का बॉर्डर पे, कंबोडिया वियतनाम की बॉर्डर पे मुझे $150 पेमेंट करना पड़ा सिंगल स्टैम्प के लिए, कंबोडिया विजिट के लिए। तो वो मेरा स्टैम्प लग गया था मेरे पासपोर्ट पे, और मैंने $150 उनको दिए थे एजेंट से बात करते हुए। आगे भी एक एजेंट था कंबोडिया में, उसका भी नाम राजू था, और वो बिहार से था। और जब आके जाने के बाद में, और मेरे साथ में जो बंदा था राजू गुप्ता, वो भी बिहार से था। और वहाँ जाके फिर पेनम पेन में, कंबोडिया में पेनम पेन में हम रुके थे 2-3 दिन। रात बहुत काफ़ी टाइम हो गया था, 2 दिन हो गए थे हमें। होचिमिन को सुबह उतरे थे, तो रात को पहुँचे थे हम पेनम पेन सिटी कंबोडिया में। तो वहाँ पे एजेंट ने 1-2 दिन रुका, क्योंकि मुझे भी थोड़ी तकलीफ हो रही थी सांस लेने में काफ़ी, और खांसी बहुत आ रही थी। तो मैंने दवाई वगैरह ली वहाँ पे। और उसके बाद में उन लोगों ने मुझे बोला कि आगे कंप्यूटर की थोड़ी टाइपिंग देखनी पड़ेगी। तो मेरी टाइपिंग अच्छी आ रही थी, कम से कम 20 से 25 के बीच में। और मेरे राजू गुप्ता मेरा दोस्त है, उसकी थोड़ी कम आ रही थी। और थोड़ी बहुत इंग्लिश के भी उन लोगों ने टेस्ट करवाए। फिर बाद में उनको एक पाकिस्तानी, राजू नाम था उसका, वहाँ पे एजेंट था, और काफ़ी एजेंट थे वहाँ पे यूपी के। तो वहाँ पे जाने के बाद में राजू ने मुझे वहाँ पे भेजा, सोनो विला करके एक सिटी का नाम है कंबोडिया में, पेनम पेन से काफ़ी दूर है। तो वहाँ पे भेजने के बाद में एक पाकिस्तानी एजेंट भी हमें गाड़ी में मिला। वो 3 पाकिस्तानी थे, और हम 2 इंडियन थे और एक नेपाली था। तो वहाँ जाके फिर रात को हमें 12 बजे ले जाकर दाक्सी गैंग करके वहाँ पे साइबर फ्रॉड कर रहे वो, मतलब उस कंपनी में मेरा इंटरव्यू करवाए। वो कसिनो, आगे कसिनो होता है, पीछे साइबर क्राइम चलता है, मतलब लोगों को फ्रॉड करते वो लोग दूसरे देशों में, पूरे दुनिया में वो फ्रॉड करते, चाइना को छोड़ के सिर्फ। वो चाइनीज ही थे। दाक्सी गैंग, केबी कसिनो और बीशो ग्रुप करके कंपनी थी। तो उसमें से 3-4 जगह मेरा इंटरव्यू करवाया, मेरा और मेरे दोस्त का। तो किसी में सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि वो इंटरव्यू लेते फिर टेलीग्राम में कैसे लोगों को लूटना है, कैसे बेवकूफ़ बनाना है, ये सब हमें सिखाया गया। वो चाइनीज़ हमारे यहाँ इंटरव्यू ले रहे थे, टाइपिंग में हमारा अच्छा आ रहा था। और जब टेलीग्राम में हम चीट नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी किसी को एक्सपीरियंस नहीं होता ना कि लोगों को कैसे लूटा जाता है, और मुझे पता भी नहीं है कि स्कैम वगैरह क्या होता है, फ्रॉड वगैरह क्या होता है। सबसे पहले जाके मैंने वहाँ देखा था। तो ऐसा करके फिर हम इंटरव्यू देते गए। वहाँ पे हमें मिला था मैडी बिलाल, मोहम्मद मैडी बिलाल, पाकिस्तानी एजेंट था। उन्होंने हमें इंटरव्यू करवाया काफ़ी कंपनियों में। हम मेरे साथ राजू गुप्ता करके भी बंदा था, उसका कहाँ सिलेक्शन हुआ वो मुझे नहीं पता, के भी कसिनो में शायद हुआ था उसका, और मेरा बीसो ग्रुप में हुआ था। और मेरा इंटरव्यू परफेक्ट गया, मेरा टाइपिंग स्पीड अच्छी आई, और उसमें अपने इंग्लिश जो इंट्रोडक्शन होता है वो भी अच्छा गया। उसके बाद में चाइनीज़ ने मुझे सिलेक्ट किया। तो मैडी ने मुझे वहाँ पे एक तरह से बेचने की कोशिश की, ताकि चाइनीज़ लोग इनको, जो पाकिस्तानी एजेंट है, ये इनको कम से कम 3,000 से 4,000 USD देते हैं एक बंदे के पीछे। तो हमें तो वो पता नहीं था। वहाँ पे हाई सिक्योरिटी में बंदे होते हैं, वो एंट्री भी ऐसे तरीके से लेते हैं
पैंट से पैर तक का देख के फ़ोटो पाड़ के वो लोग अंदर एंट्री देते। मुंह का कभी भी फ़ोटो नहीं देते, मतलब पूरा फेस कट हो पूरा। तो उसको ऐसे करके वो फ़ोटो पाड़ के अंदर एंट्री नहीं मिलते। वहाँ पे हाई सिक्योरिटी, क्योंकि ये लोग इंडिया में और काफ़ी देशों को लूटते हैं, स्कैम करते हैं टेलीग्राम से, फिर ऑनलाइन फ्रॉड करते हैं वो लोग गेमिंग में, फिर डिजिटल अरेस्ट वगैरह ऐसा फ्रॉड करते हैं वो लोग। तो ऐसा करके मुझे अंदर ले जाया गया, और उस मेरी जगह पे पाकिस्तानी लेडी थी, वो वहाँ पे उस कंपनी में परेशान हो चुकी थी, तो उसको उसको निकाल के मुझे बैठाया गया वहाँ पे। तो मैं सब कुछ सेंड कर रहा था, क्योंकि मेरा पासपोर्ट भी मैडी के पास था, वो चाइनीज़ कंपनी को दे चुका था, मैडी बिलाल, मोहम्मद मैडी बिलाल, तो जो पाकिस्तानी एजेंट था। तो उसके बाद में मैं उस कंपनी में लग गया। 1-2 दिन मैंने काम किए और समझा कि भाई लोगों को टेलीग्राम में कैसे फ्रॉड करते हैं, हाय हेलो करते हैं, उनको बोलते हैं कि हमारी कंपनी में ग्रीटिंग्स भी देते हैं, स्क्रिप्ट के हिसाब से उनको ग्रीटिंग्स देते हैं, फिर लोगों को कैसे लूटना है सब पूरी एडवाइस देते हैं। 4 बार उनको लूटना है, फिर वापस हाई पेमेंट वापस रिटर्न देना है, चौथी 3 बार देना है, चौथी बार अगर वो बंदा हाई पेमेंट कर देता तो एक एप्लीकेशन होती है, उसमें माइनस में शो होता है। ऐसे करके उनके पैसे फंसा दिया जाता है वापस कंपनी में। इंडियंस का प्लेटफॉर्म था मेरा, इंडियन लोगों को ही फंसाना। तो ये सब देख के मेरा दिल दहल गया। तो ऐसा देख के फिर मैंने काफ़ी मशक्क़त की, वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगा। मैं बोला ये काम तो नहीं करना, अपने ही लोगों को नहीं लूटना है, अपने ही देशवासियों को नहीं लूटना है। ऐसी कमाई क्या क्या काम की, मैं भूखा ही मर जाऊँगा, इससे तो अच्छा है। तो ऐसा देख के फिर मैंने इंडियन एम्बेसी को कांटेक्ट किया वहाँ पे, जब चाइनीज़ कंपनी में मैंने काम किया था उस दौरान। और वहाँ पे लोगों को मैंने बेवकूफ़ बनाना चालू कर दिया, भाई मेरे को इंटरेस्ट नहीं है इस काम में। चाइनीज़ लीडर को मैंने बोल दिया था, और खाना पीना भी सही मिल नहीं रहा था। ऐसा करके वो लोग कम से कम 12 घंटा ड्यूटी थी वहाँ पे, सुबह 11 बजे से वहाँ पे रात को 12 बजे तक 2 टाइम खाना आता था, एक दोपहर को और रात को, और सुबह कभी कभार। तो सुबह का खाना मैं मोस्टली नहीं खाता था, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिलता था, हम उठते ही 10 बजे थे, कभी कभी खा लेते थे। तो उनके चावल भी कुछ प्लास्टिक के जैसे लग रहे थे, कुछ खाने का भी कुछ व्यवस्थित नहीं था। मेन बात तो यही थी कि आप साइबर क्राइम कर रहे हो, तो ऐसे काम में जाना भी नहीं चाहिए था। वो मुझे वहाँ जाके पता चला, आप भी अगर रही है। और उसके बाद में मैं इंडियन एम्बेसी को कांटेक्ट किया, और मेरे मामा को कांटेक्ट किया, जो यहाँ पे ही थे गुजरात में, जो काम कर रहे थे। तो उसके बाद में इंडियन एम्बेसी को काफ़ी कांटेक्ट करने के बाद में उन्होंने बोला कि भाई आपको खुद यहाँ पे आना पड़ेगा, वहाँ की पुलिस आपकी हेल्प करे तो ठीक है। मैंने काफ़ी कोशिश की टेलीग्राम से पुलिस को इन्फॉर्म करने की, और इंडियन एम्बेसी को कांटेक्ट करने की। तो इंडियन एम्बेसी ने बोला हम रेस्क्यू नहीं करा सकते, आपको खुद इंडियन एम्बेसी आना होगा। तो फिर मैंने बिना टाइम वेस्ट किए अपने मामा को बोला। तो मेरे मामा ने यहाँ के बड़ौदा के जो एजेंट थे, केडी खान, हुसैन राणा और मनीष राठौड़, उनको थोड़ी गाली गलौज करनी पड़ी, और उनको बोलना पड़ा कि भाई मेरे बंदे को कैसे भी करके, मेरे भांजे को कैसे भी करके यहाँ पे बाहर निकाला वहाँ से। तो फिर ऐसे थोड़ा वन हुआ, और वो जो राजू पैनम पेन सिटी में बैठा था उसको भी दबा दिया। तो फिर ऐसे करके मैं बीमार पड़ने लगा। ऐसा मैंने, मतलब वो क्या बोलते हैं, एक्सक्यूज देने लगा। तो उसके बाद में फिर एक्सक्यूज देने के बाद में फिर मैंने कोशिश की कि मैं कैसे भी करके वहाँ से निकल जाऊँ। तो मैडी बिलाल 10 दिन के बाद में मुझे लेने आया। वहाँ तक मैंने थोड़ा बहुत काम कर लिया था। 4-5 दिन मैं घर पे ही रहा वहाँ पे, मतलब रूम पे कंपनी के, क्योंकि हाई सिक्योरिटी में बाहर तो निकल नहीं सकते, वो जाने नहीं देते, बिना कार्ड के भी वो परमिशन लेनी पड़ती चाइनीज़ लीडर की। और वहाँ पे साइबर क्राइम चल रहा था, वो भी अपने इंडिया का प्लेटफॉर्म पे ही अपने इंडियन को ही लूटना था। काफ़ी लोग, मतलब फ्रॉड भी हुआ काफ़ी इंडियन के साथ। तो वो मुझे पता नहीं था कि वहाँ पे साइबर क्राइम चल रहा है। तो ऐसे करके फिर मैं मैडी मैडी बिलाल, जो मोहम्मद मैडी बिलाल है पाकिस्तानी एजेंट, वो मुझे लेने आया रात को 12 बजे, और फिर मुझे वहाँ से निकाला चाइनीज़ से वापस। कुछ पेमेंट
जो भी था कर लिया, उसने मेरा पासपोर्ट ले लिया। मैंने बोला भाई मेरे को खाना नहीं पा रहा है, ऐसा वैसा करके मुझे। और राजू का भी फ़ोन आ चुका था एक दिन पहले कि मैडी आके आपको निकालेगा। ऐसे करके तो 3 दिन हो गए थे टोटल। मैं 10 दिन रुका था उस चाइनीज़ कंपनी। तो उसके बाद में उस मैडी ने मुझे रूम पे ले जाके छोड़ दिया। पहले नहीं छोड़ा, मतलब पहले मुझे रेस्टोरेंट पे ले जाके खाना खिलाया। फिर मैंने उसको बोला भाई मुझे खाना पीना सही नहीं लग रहा है। वो बोल रहा था कि केबी कसिनो में करवा दूँ, तेरा दोस्त राजू गुप्ता वहीं पे है। मैंने बोला नहीं, कुछ भी नहीं। और इस चाइनीज़ कंपनी मुझे कुछ $800 में डिसाइड हुआ था। वो तो मैं मेडिविलर उधर से तो मुझे निकाल ही चुका था। और एक दो कंपनी में और लेके गया। तो मैंने एक मेरे साथ एक नेपाली बंदा था। तो हम दोनों ने डिसाइड किया अपने एक काम करते हैं, अपनी कंप्यूटर की स्पीड घटा देते हैं। तो मैंने कंप्यूटर की स्पीड घटा दी। और जहाँ पे भी मैडी मुझे पूरी रात घुमाने लगा 2-3 कंपनियों में, जहाँ पे मेरा इंग्लिश इंट्रोडक्शन मैं सही से नहीं कर पा रहा था, और कंप्यूटर स्पीड घटा दी ताकि मेरा वापस सिलेक्शन ना हो सके। ताकि मैं वापस काफ़ी काफ़ी 2-3 कंपनी में घूमने के बाद में एक 2-3 यूपी के बंदे भी मिले थे। उन्होंने बोला कि एक बार सिलेक्शन हो जाने के बाद में आप कभी बाहर नहीं निकल पाओगे, 2-3 साल तो भूल ही जाओ। टॉर्चर बहुत करते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं और मारते भी है कभी कभी अगर आप स्कैम नहीं कर पाते हो तो। ऐसा करके मैं और डर गया था। तो उसके बाद में मैंने भागने की सोची। तो मैडी बिलाल ने मुझे उसके रूम पे छोड़ दिया था। फिर बाद में फिर बाद में मैं मैडी के रूम पे जाने के बाद में वहाँ से निकलने का फैसला लिया। तो वहाँ से मैं भाग गया। मतलब पहले तो मैंने इंडियन एम्बेसी को काफ़ी कॉल किया। तो उन्होंने बोला हम रेस्क्यू नहीं करा सकते, आपको खुद इंडियन एम्बेसी आना पड़ेगा। फिर मैंने पुलिस को भी कांटेक्ट करने की। और वहाँ पे मैडी का जो रूम था वो फ्लैट में रहता था, सोनू विला में। वहाँ पे मैंने उससे बहुत रिक्वेस्ट की थी पहले छोड़ने के बाद में। मुझे कुछ 6 बजे नहीं 4 बजे मुझे उस रात छोड़ा था उसने। नवंबर 2023 की बात है। तो वहाँ पे मैंने उसके सामने रो भी गया था और बहुत रिक्वेस्ट की थी भाई कि मुझे इंडिया छोड़ दो, मुझे इंडिया का पासपोर्ट दे दो, मैं पैनम पैन से मैं फ़्लाइट पकड़ के चला जाऊँगा। अभी तक मेरा वीज़ा था, एक्सपायर नहीं हुआ था। एक ही महीने में मेरे को डिसाइड करना था वहाँ से निकलने का। तो ऐसा करके उसने बोला हाँ मैं तेरे को पैनम पैन सिटी छोड़ दूँगा, 11 बजे आऊँगा। बट मेरे को उस पर भरोसा नहीं था क्योंकि वो बार बार मुझे कंपनियों में ले जा रहा था। वो एक तरीके से बंदे अगर वहाँ चले जाते हैं उसके पास तो वो बेचने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो भी अपना गुजारन चलाता है। तो कुछ भी आप कितने भी गिड़गिड़ाओ या रो, वो बंदे को बेचेगा ही बेचेगा। तो ऐसा करके मुझे बोल रहा था कि पासपोर्ट मैं आपको दे दूँगा, इंडियन पासपोर्ट, आप चले जाना, मैं खुद फ्लाइट करवा दूँगा $200-300। बट मेरे को भरोसा नहीं था। उसने 6 बजे मुझे छोड़ दिया था वहाँ पे चाइनीज़ कंपनी में 10 दिन निकालने के बाद में। तो राजू का भी फ़ोन आया था जो पैनम पैन सिटी में था, कम्बोडिया में एजेंट था। वो बोल रहा था कि आपको एक डीसी ग्रुप करके कसिनो है, उसमें इंटरव्यू करवाएगा, डीजी ग्रुप करके कसिनो, उसमें इंटरव्यू करवाएगा। मैंने बोला ठीक है भाई, मुझे नहीं करना भाई, मुझे आप वापस इंडिया भेज दो। वो मुझे धमकियाँ देने लगा कि आप 3 लाख रुपए भर दो और वापस चले जाओ। मैंने उसको बोला ऑलरेडी मैं 1,70,000 के ऊपर आ चुका हूँ और आपको भी 40 जो यूएसडी था $400 उसको दे चुका था कैश में वहाँ पे पैनम पैन सिटी में जब था मैं। तो काफ़ी मशक्क़त के बाद में उसको मनाने लगा, ठीक है मैं इंटरव्यू दे दूँगा, उसको मनाने लगा। फिर वो काफ़ी मुझे हाँ ना करने लगा और बोल रहा था कि पैसे 3-3.5 लाख रुपए भर दो और चले जाओ इंडिया, मेरे पैसे तो मुझे चाहिए। तो फिर मुझे लगा ऐसे काम नहीं बनने वाला। फिर मैंने मेरे मामा को कॉल किया, उन्होंने इंडियन एम्बेसी को कॉल किया। फिर मैं खुद, मुझे कुछ खाने पीने की ज़रूरत पड़ी तो मैं दुकान पे गया। तो कंबोडिया की लड़की से भी मैंने बात किया था, वहाँ पे एक कन्वेंस स्टोर था। उसने बोला मैं कुछ नहीं कर सकती। मैंने रिचार्ज कराया अपने मोबाइल में, रिचार्ज ख़त्म हो गया। तो फिर मैंने कुछ इंडियन वहाँ पे थे, यूपी के और पाकिस्तानी थे और कुछ नेपाली थे और एक अफ्रीकन था। तो सब सोए हुए थे, रात का टाइम था, सुबह 6 बजे नहीं, सुबह मैं 9-10 बजे करीबन। वो लोग देर रात तक मतलब जागते हैं, इंटरव्यू करवाते। तो दिन में वो लोग सोते रहते, मतलब 11-12 बजे तक। तो 9 बजे का नहीं 10 बजे का टाइम था। तो मैं वहाँ से भागने का डिसाइड किया। गेट तो खुला ही था। मैंने नहीं सोचा कि वो मेरा पासपोर्ट भी मैडी बिलाल उसके पास ही था। तो मैंने नहीं सोचा कि क्या होगा क्या नहीं, मैंने बस भागने का डिसाइड किया। तो मैंने बैग पैक करके
वहाँ से भागने का डिसाइड किया। एक 30 किलो का बैग था और 7 किलो वेट था। तो बैग लेके मैं भागा वहाँ से, और मेरे मामा को भी मैं बोल चुका मैं भाग रहा हूँ यहाँ से। तो ऐसे करके मैं वहाँ से भागा और रिक्शा पकड़ी, उसको $5 दे के फिर मैं पुलिस स्टेशन पहुँचा। उनको समझाने लगा, वहाँ की लैंग्वेज खमेर है तो उनको समझाना बहुत मुश्किल होता है इंग्लिश में। तो गूगल ट्रांसलेट से मैंने उनको समझाया, मुझे जो भी बड़ा पुलिस स्टेशन हो वहाँ पे छोड़ दो। पुलिस स्टेशन जो छोड़ने के बाद में पुलिस वालों को मैंने बहुत रिक्वेस्ट की कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, साइबर फ्रॉड हुआ है मेरे साथ, ये लोग मुझे ह्यूमन ट्रैफिकिंग में फंसा रहे हैं और चाइनीज़ कंपनी में मुझे ज़बरदस्ती साइबर क्राइम करवा रहे हैं। तो इमिग्रेशन वालों से मुझे फिर मिला है उन लोगों, इमिग्रेशन पुलिस। तो इमिग्रेशन पुलिस को मेरे मामा ने भी बात की। फिर मैंने भी बात की, उनको बोला कि भाई मुझे इंडियन एम्बेसी में छोड़ दो आप। तो उन्होंने एक टैक्सी बुक करके मुझे इंडियन एम्बेसी तक छुड़वा दिया उसी उसी दिन, और इस तरीके से बिठाया कि वो लोग मुझे ढूंढ ना पाए। सब कम्बोडियन एक साथ में थे उस टैक्सी में और मैं पीछे था। तो मैं इंडियन एम्बेसी पहुंच चुका था और इंडियन एम्बेसी को पहले ही कॉल करके बता दिया था। रात को 8-9 बजे मैं पहुंचा था उस दिन, और 15-20 दिन मैं वहाँ रुका था कम्बोडिया में। और मेरा वीज़ा उस टाइम वैलिड था, एक्सपायर नहीं हुआ था, और मुझे एक्सिट वीज़ा लेना था और इमरजेंसी पासपोर्ट लेना था। तो मैंने इमरजेंसी पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया और एफआईआर करवाई कि भाई मेरा पासपोर्ट पैनम पेन नदी के किनारे खो गया है। तो मैं पैनम पेन सिटी गया था, पुलिस ने जो हेल्प की थी उस टैक्सी से मैं पैनम पेन सिटी एमबीसी के तक पहुंचा था। तो एमबीसी वालों ने मुझे रूम के लिए सजेस्ट किया कि भाई नियर बाई रूम ले लो, होटल ले लो। तो मैं होटल में रुका था। फिर होटल मैंने चेंज भी की थी क्योंकि वो वहाँ पे एक्सपेंसिव होती, $10 की। मैं बीच गेस्ट हाउस वगैरह में रुका था। तो वहाँ पे रुकने के बाद में इमरजेंसी पासपोर्ट कढ़वाया, 15-20 दिन लगे मुझे वहाँ पे और भागने के बाद में। और इमरजेंसी पासपोर्ट कराया, फिर एग्ज़िट वीज़ा लेना पड़ा मुझे। और उससे पहले मुझे एफआईआर करनी पड़ी कि मेरा पासपोर्ट पैनम पेन नदी के किनारे खो गया है, चोरी हो झूठ तो बोलना ही पड़ा क्योंकि मुझे वहाँ से निकलना था। सभी इंडियन के साथ में वही करवाते हैं, और इंडियन एम्बेसी ने काफ़ी मेरी हेल्प की, खासकर अब्राहिम सर ने। और उसके बाद में एग्ज़िट वीज़ा लगा के फिर मेरे को इंडिया आना हुआ। इसी इमरजेंसी पासपोर्ट पे मैं आया। मेरा पुराना पासपोर्ट तो वही है अभी भी, पैनम पेन सिटी में, मतलब कि सोनोविला में मेडी के पास, मोहम्मद मेडी बिलाल जो पाकिस्तानी एजेंट था। उसके बाद में मैं उसके बाद में मैं इंडिया आया और इंडिया की फ़्लाइट टिकट वगैरह करवाई मेरा मामा ने। पैनम पेन से बैंकॉक से इंडिया आया था मैं। और फिर यहाँ आके मैंने एजेंट के पास में भी गया था, उनको बोला था भाई मेरा पैसा मेरा लौटा दो, नहीं तो तुमको बहुत भारी पड़ेगा। मेरा कम से कम इस सब में 3.5 लाख रुपए का नुकसान हो चुका था। और उसके बाद में मैं काफ़ी मशक्क़त के बाद में भी वो एजेंट, मेरे पापा और उनके दोस्त और मैं और मेरे मामा गए थे, बट वो मेरे पैसे नहीं दे रहे थे। केडी खान और हुसैन राणा, मनीष फ़ोन ही नहीं उठा रहा था, मैसेज करने के बाद में भी रिप्लाई नहीं दे रहा था। और उसके बाद में मुझे पुलिस में जाना पड़ा। पुलिस कंप्लेन नहीं ले रही थी बड़ौदा में, सियाजीगंज में। और मेरे जो यहाँ पे मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे भी वो पुलिस कंप्लेन नहीं ले रही थी। उसके बाद में मैंने बड़े ऑफिसर से बात की जो दिल्ली में है, और उनकी हेल्प ली। और आगे भी मेरे परिवार में भी कोई मतलब पुलिस की जॉब करते हैं, उनसे भी बात की और कोई भी हेल्प नहीं मिल रही थी। उसके बाद में मुझे सीआईडी क्राइम ब्रांच में मैंने अपनी एफआईआर दर्ज की। उसके बावजूद भी उसमें भी 2-3 महीने लग गए। वहाँ तक तो केडी खान भाग चुका था इंडिया छोड़ के, दुबई वगैरह में कहीं पे भाग चुका है, मैंने सुना है ऐसा। और मनीष राठौड़ और हुसैन राणा, इन दोनों को 2 महीने की जेल हुई थी और बाद में बेल पे छूट गए अभी। तो ऐसे करके कंबोडिया में जॉब और स्कैम करके लोगों को फंसाया जाता है। आप प्लीज़ बी अवेयर रहे। कोई भी बोले कंबोडिया में जॉब है या लाओस में जॉब है या म्यांमार में जॉब है या वियतनाम में, थाईलैंड में या मलेशिया में ऐसे, या इंडोनेशिया में, कहीं पे भी बोले आप ऐसे जॉब के बारे में देख के कभी मत जाइए यहाँ से। विजिट टू वर्क कभी भी मत जाइए। मैं वियतनाम में विजिट करके कंबोडिया में गया था वर्क करने के लिए, मैंने बहुत अच्छे सपने देखे थे।
नो नो इश्यू, बट मुझे नहीं पता था वहाँ जाके ऐसा कुछ होगा। तो किसी भी एजेंट पे आप भरोसा मत करिए और ऐसे कंट्रीज़ में मत जाइए। थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, मलेशिया है, फिर इंडोनेशिया है वगैरह। यहाँ पे मोस्टली यही काम चलता है, लोगों को बुला के वहाँ पे डेटा एंट्री की बोल के, कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब बोल के, सॉफ्टवेयर ऑपरेटर की जॉब बोल के लोगों को फंसाया जाता है वहाँ पे और बंदी बनाया जाता है, मतलब कि हाँ ह्यूमन ट्रैफिकिंग में भेजा जाता है और साइबर क्राइम करवाया जाता है मजबूरन। कई लोगों को इलेक्ट्रिक शॉक भी देते हैं, कई लोगों को हड्डी पसली तोड़ देते हैं चाइनीज़ लोग। तो प्लीज़ आप अवेयर रहिए और ऐसे जॉब स्कैम में ना फंसिए जो कंबोडिया में मेरे साथ हुआ। आप सबसे रिक्वेस्ट है, और कोई भी एजेंट बोले कि कंबोडिया में ये जॉब है वो जॉब है, कभी भी मत जाइए। ना ही लाओस और म्यांमार, ये 3 कंट्री तो खास, और थाईलैंड, ये चारों कंट्री में सबसे ज़्यादा फ्रॉड और जॉब स्कैम होते हैं और ऐसे फंसाया जाता है लोगों को और उनको बेचा जाता है वहाँ पे, और बड़ी बड़ी सैलरी बताई जाती है और खाना पीना रहना फ्री है ऐसा बताया जाता है। कोई भी हो, चाहे डेटा एंट्री की हो या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर की हो या फिर कॉल सेंटर की जॉब हो, ऐसा कुछ बोला जाए तो मत चाहिए। और ऐसे जॉब में कभी भी हाँ मत पाड़िए, सोचिए समझिए और थोड़ा एनालाइज करिए, फीडबैक लीजिए, एजेंट से एग्रीमेंट करवाइए। मैंने भी नहीं करवाया था एग्रीमेंट, आज अगर एग्रीमेंट कराया तो आज वो जेल में होता। तो ये सब चीज़ें जाननी ज़रूरी है और कंबोडिया जॉब स्कैम से बचिए, आप सबसे रिक्वेस्ट है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और मेरे वीडियो को भी सपोर्ट कीजिए। मैं तो वहाँ से निकल गया, बहुत मुश्किल में रहा हूँ मैं, खाना पीना भी एक टाइम खाया था मैंने और काफ़ी दुख देखे थे मैं वहाँ पे। और मेरे साथ में 2-3 दोस्त और थे, एक दो साउथ के थे और एक दिल्ली का था, उनके साथ भी वही बीता। तो काफ़ी लोग वहाँ पे फंस रहे और वहाँ से निकल निकल के आ रहे हैं अभी, और काफ़ी तो अभी तक 5-5 साल से वहीं पे काम कर रहे हैं चाइनीज़ कंपनी में। उनको ना तो खाना टाइम पे मिलता है, ना रहने का होता है और ना ही कुछ ढंग की ज़िंदगी होती है। वो बस एक जगह फंसे हुए हैं और वो हेल्प भी नहीं मांग सकते, ना रेस्क्यू हो सकते। तो ऐसे एजेंटों से दूर रहिए, ऐसे धोखेबाज एजेंटों से दूर रहिए और आपके साथ फ्रॉड और स्कैम ना हो, उस चीज़ का भी ध्यान रखिए। सो प्लीज़ मुझे मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। आज के लिए धन्यवाद।